बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स में बुक फॉलो कर रहे हैं सिंप्लीफाइड पाइथन नोट्स। हम हैं स्किल 21 पे, चैप्टर 4। इसमें हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से काउंट कंट्रोल्ड रेपिटिशन का इस्तेमाल करके सीक्वेंसेस या सम्स जनरेट करने हैं। इससे पहले हम स्किल 20 में देख चुके हैं कि पाइथन में काउंट कंट्रोल्ड रेपिटिशन के लिए फॉर लूप को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके हमने 3-4 स्टाइल देखे थे कि हमने फॉर लूप कैसे यूज़ करनी है। तो अब द दरअसल स्किल 21 उससे अलग नहीं है, समझ लें कि हम स्किल 21 की कुछ एग्ज़ाम्पल्स मज़ीद कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले से हम देखते हैं कि हमें कहा गया है कि सीक्वेंस जनरेट करें 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 2n, यानी हमें n दिया जाएगा और कहा जाएगा यहाँ तक इतनी टर्म्स जनरेट कर दो। तो फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 10 हो, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू 2 20। इसका मतलब है 2, 4, 6 से लेकर 20 तक जाएं। व्हाट्सएवर हमें डिमांड ये आई है कि हमने 2n तक जाना है। अच्छा, ऐसा जब भी सीक्वेंस जनरेट करना हो, तो मैथमेटिक्स में उसका फ़ॉर्मूला बनाने के 2 बेसिक स्टाइल हैं। एक को हम कहते हैं जनरल टर्म का फ़ॉर्मूला और डायरेक्ट टर्म का फ़ॉर्मूला। और उसकी ख़ास बात क्या होती है कि उसमें अगर हमने इसी सीक्वेंस को देखें कि 2 से लेकर 20 तक जाना है, तो 2 पहली टर्म है, 4 दूसरी टर्म है, 6 तीसरी टर्म है, 8 चौथी टर्म है और जो 20 होगी वो 10वीं टर्म है। जब n 10 कहा गया है, तो इससे इससे मुराद यहाँ पे हमें बज़ाहिर फौरी नज़र आ रही है कि n 10 से मुराद 10वीं टर्म है। हमने 10वीं टर्म तक जाना है। तो डायरेक्ट फार्मूले की निशानी ये होती है कि उसमें वो हम डायरेक्टली 10वीं टर्म मालूम करेंगे। तो ये एक स्टाइल होता है। तो इसमें फॉर एग्जांपल अगर हमें 10 कहा गया है, तो Tn इज इक्वल टू 2 इंटू एन। एन की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो डायरेक्ट आंसर 20 आ जाएगा। तो हमें जो लास्ट रेलिवेंट टर्म है वो हम आखिर तक कर मतलब वहां तक जा सकते हैं। इसके मुकाबले में दूसरा एक फार्मूला होता है जो अक्सर केसेस में ज्यादा मुफीद साबित होता है। वो है कि आपने रेकरेंस रिलेशन यूज करना है टुगेदर विद द इनिशियल कंडीशन। रेकरेंस रिलेशन का स्टाइल ये होता है कि अगर आप टी आई 10 आई को 10 रख लें, तो अगर आप 10वीं टर्म मालूम करने जा रहे हैं, तो 10वीं टर्म किसके इक्वल होगी? पिछली 1, 2, 3 जितनी भी टर्म, आसान केस में पिछली एक ही टर्म, तो 10वीं से पहली 9वीं टर्म। 9वीं टर्म इस्तेमाल करते हुए उसमें क्या चेंज लेकर आएँ कि 10वीं टर्म आ जाए? तो 10वीं टर्म में 9वीं टर्म चाहिए, 9वीं टर्म के लिए 8वीं चाहिए, 8वीं के लिए 7वीं चाहिए। तो इस तरह चलते-चलते दूसरी टर्म के लिए पहली टर्म चाहिए और पहली टर्म वैसे अलग से गिवन होगी। उसे हम कहते हैं इनिशियल कंडीशन या फर्स्ट टर्म आप उसे कह लें। तो रेकरेंस रिलेशन में हम बिल्ड अप करते हुए जाएँगे। पहले हमने बनाई पहली टर्म, T1 कह लें आप उसे, I1 के लिए। और उसके बाद हम यूज करेंगे रेफरेंस रिलेशन कि जो भी टर्म लाने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल I2 के लिए T2 लाने जा रहे हैं, तो T2 के लिए I-1 यानी 2-1 1 हो गया। तो T1 यानी पिछली टर्म में 2 ऐड कर दें तो अगर T2 आ जाएगी। फिर T2 में 2 ऐड कर दो T3 आ जाएगी, T3 में 2 ऐड कर दें T4 आ जाएगी। तो हमें एक फार्मूला मिल गया है, ये है। और चूंकि ये सीक्वेंस बहुत सिंपल सा है, तो इसका फार्मूला यही बनता है कि पिछली टर्म में 2 ऐड करें तो नई वाली टर्म आ जाएगी। तो रेकरेंस रिलेशन टुगेदर विद द इनिशियल कंडीशन, हम सीक्वेंस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, हम डायरेक्ट फार्मूले से भी डिफाइन कर सकते हैं। हमें दोनों स्टाइल्स का मालूम होना चाहिए और जब हमारी मर्जी जो हमें सूट करेगा हम वो इस्तेमाल कर लिया करेंगे। अब यहाँ पे स्क्रीन को रोक कर आप इस पे ये स्टडी कर सकते हैं कि यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा, अब इसके मुताबिक चूँकि 2 फ़ॉर्मूलाज़ बन गई हैं ये वाला सीक्वेंस जनरेट करने के लिए, हम 2 प्रोग्राम्स ईज़िली बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रोग्राम बनेगा, वो ये बनेगा कि इसमें नोट करें कि i की वेरिएशन 1 से लेकर जो भी n बताया जाएगा, n+1 तक है, ठीक है? और बल्कि इसमें n+1 बज़ाहिर हमें इस तरह से कहने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो n तक जाना है और इसमें n+1 लिखना है पाइथन में। इसको हमें यहाँ से कट कर देना चाहिए, गलती है यहाँ से। इसको हमें n नहीं कहना चाहिए। मैथमेटिकली हम उसे n ही लिखेंगे। हमें यानी nth टर्म तक जाना है। I1 से लेकर In तक जाना है। पहले टी यहाँ से T1 बना लेंगे 2 इंटू 1,
T2 बना लेंगे 2 into 2, T3 बना लेंगे 2 into 3, T4 बनाएंगे 2 into 4, और इस तरह से T10 बनाएंगे 2 into 10। तो इसको हम अब फार्मूले में कोड कर देते हैं। तो उसका स्टाइल ये होगा कि हम सबसे पहले इनपुट फंक्शन के जरिए से यूजर से इनपुट मांगते हैं और उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यूजर ने बेसिकली क्या बतानी, नंबर ऑफ टर्म्स, वो 10 बताए, 15 बताए, व्हाटसोएवर जो बताए हम उसे अपने पास रिकॉर्ड में रख लेंगे। इसके बाद यानी एन में सेव कर लेंगे। उसके बाद लूप चलाएंगे आई इन रेंज, कहां से कहां तक, 1 से लेकर एन तक। तो एन तक जाने के लिए हमें n+1 लिखना होता है। ये पाइथन का स्टाइल है कि जहां तक हमने जाना है उससे हमने नेक्स्ट टर्म का वहां तक नेक्स्ट एक बड़ी वैल्यू लिखी गई होती है और हमने उससे पहले तक रुकना होता है। तो अगर हमने n तक रुकना है तो हमें यहाँ पे n+1 करना पड़ेगा, क्योंकि इंक्रीमेंट आगे कोमा 1 मौजूद है। नहीं, चूंकि बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है तो हम उसे लिखते नहीं हैं, जरूरत नहीं है, लिख भी दे तो हर्ज नहीं है। अंदर क्या लिखा हुआ है कि जो हम टर्म मालूम करना चाह रहे हैं उसको टर्म कह लें, टी कह लें, कुछ कह नाम दे दें उसे। तो टर्म इज इक्वल टू 2 into आई, तो उसके बाद उसे प्रिंट करवा लें। तो टर्म आई इज, उसकी क्या वैल्यू है, जो भी टर्म नाम का वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट करवा लें। अगर यहाँ टी लिखा होता तो यहाँ पे हम उसे सिंपल हम उसे टी कह लेते, व्हाटसोएवर जो भी हमने उसका नाम रखा है वो यहाँ लिख देंगे। ये टर्म का वर्ड वैसे नजर आ जाएगा, आई की वैल्यू आ जाएगी, इज का वर्ड नजर आ जाएगा और टी की वैल्यू नजर आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसे टर्म 1 is 2, टर्म 2 is 4, टर्म 3 is 6, टर्म 4 is 8, यूं चलते चलते आखिरी टर्म आ जाएगी। इसमें जो कोई यूजर ने 7 एंटर किया था तो हमें 7th टर्म तक जाना है। तो ये जो फार्मूला लाइन नंबर 4 में इंप्लीमेंट किया गया है, ये बेसिकली डायरेक्ट फार्मूला है। हमें इतनी मैथमेटिक्स का नॉलेज होना जरूरी है। ये डायरेक्ट फार्मूला है, जर्नल टर्म में nth टर्म वाला फार्मूला पुट किया गया है। सीक्वेंसेस में आपने स्टडी किया होगा इवन एफएससी लेवल पर कि इसे बोलते हैं nth टर्म वाला फार्मूला। यहाँ पे मैं Tn इज इक्वल टू 2n कर दूं तो ये nth टर्म फार्मूला कहलाएगा। अभी मैंने चूंकि आई को वेरी करना, लिहाजा मैं आई लिख दिया है मैंने। दूसरा रेफरेंस रिलेशन वाला है, अब उसको भी कोड बना लेते हैं। तो उसका तरीका क्या हो गया कि पहले यूजर से इनपुट में n की वैल्यू ले ली है और उसके बाद हमने, मैं अगेन टर्म भी कह सकते हैं लेकिन चले मैं आपको सहूलत के लिए टी कह देता हूँ। टी को रख लिया 2, तो टर्म 1 इज, टी की वैल्यू प्रिंट करवा दी हमने, पहले एक टर्म बना ली और उसकी वैल्यू प्रिंट करवा दी। अब जो हमने लूप चलानी है वो आई इज इक्वल टू 2 से लेकर, आई इज इक्वल टू 2 से लेकर हमने एन तक चलानी है। तो पाइथन का स्टाइल ये है कि एन तक चलाने के लिए हमें n+1 लिखना है। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा कि हमने यहाँ पे लिख दिया है 2, n+1, तो लूप n तक चलेगी। अच्छा, अब i की वैल्यू पहले 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी और आखिर में i की वैल्यू n होगी। तो लूप के चक्कर होंगे। तो पहले चक्कर में जब i की वैल्यू 2 होगी, पहले पास में जब i की वैल्यू 2 होगी अंदर आए, तो t की जो भी मौजूदा वैल्यू है उसमें 2 ऐड करें और टी को ही असाइन कर दें, टी को अपडेट कर दें और उसे ले जाके प्रिंट कर दें। तो पहली बारी में 2 होगा, तो यहाँ 2 मौजूद है, उसमें 2 ऐड किए, 4 आ गया, तो 4 प्रिंट कर दिया। लूप के अगले चक्कर में आई की वैल्यू हो गई 3, अंदर आए हैं हम, आई बरह रास्त इस्तेमाल नहीं हो रहा, टी की मौजूदा वैल्यू 4, उसमें 2 ऐड किया, टी 6 हो गया, तो टी 6 हमने प्रिंट कर दिया। उसके बाद लूप के अगले चक्कर में आई की वैल्यू हो गई 4, हम अंदर आ गए और आई जो 4 जो है वो जो भी n होगा उससे छोटा है, अभी हम अंदर आ गए, n हमने 7 अगर पुट किया है तो हम वो भी 4 जो है 7 से छोटा है। तो यहाँ पे आपके पास 6 मौजूद था, उसमें 2 ऐड किया तो 8 आ गया, तो t की वैल्यू बन गई 8, वो 8 प्रिंट कर दें। तो इस तरह प्रिंटिंग चलती रहेगी। तो हम इस तरह से ये साथ साथ सीक्वेंस जनरेट हो गया। अब दोनों प्रोग्राम्स की आउटपुट बिल्कुल सेम है, लेकिन दो डिफरेंट प्रोग्राम है एक ही काम के लिए। कि हमने ये 2 4 6 8 10 वाला सीक्वेंस, 2 4 6 8 10 से लेकर 20 तक का सीक्वेंस जनरेट करना है अगर n की वैल्यू 10 है, और अगर n की वैल्यू 7 है तो 14 तक जाना है, n की वैल्यू 50 है तो 100 तक जाना है। तो इस तरह से हमने ये सीक्वेंस जनरेट करना है, लेकिन इसको सीक्वेंस डिफाइन करने के जो दो स्टाइल्स हैं, एक ये डायरेक्ट फार्मूला या जनरल टर्म है, nth टर्म है, और दूसरा है रेकनेस रिलेशन। दिस इज द रेकनेस रिलेशन टुगेदर विद द इनिशियल कंडीशन।
तो पहले प्रोग्राम में हमने ये डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लिया और दूसरे प्रोग्राम में हमने इनिशियल कंडीशन यहाँ पे आ गई टुगेदर, और जो बाकी रेफरेंस रिलेशन है उसके लिए लूप इस्तेमाल कर ली। तो आप केयरफुली नोट करें, 2 से लेकर n तक वेरिएशन है और पहले वाले में 1 से लेकर n तक वेरिएशन है। और एक और चीज नोट करें, डायरेक्ट फार्मूले वाले की निशानी ये होती है कि जो कोड, ये जो इंडेक्सिंग वेरिएबल है, ये अंदर इस्तेमाल होगा फार्मूले में। आई 1 है तो 1 इस्तेमाल हो रहा है, 2 है तो 2 इस्तेमाल हो रहा है, जो भी आई की वैल्यू यहाँ पे इंडेक्स वेरिएबल है ये अंदर फार्मूले में इस्तेमाल होगा। रेकरेंस रिलेशन में अक्सर औकात जरूरत नहीं होती, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है तो हमने नहीं लिखा है इसको। पिछली टर्म इस्तेमाल हो रही है, पुराना टी इस्तेमाल हो रहा है। डायरेक्ट फार्मूले की खास निशानी क्या है, अगर टी इस तरफ है, टी बनने जा रहा है, तो टी इस्तेमाल नहीं होगा। जबकि इसमें अगर टी बनने जा रहा है तो टी की पुरानी वैल्यू इस्तेमाल होगी। तो यहाँ टी की राइट हैंड साइड पे टी की पुरानी वैल्यू इस्तेमाल हुई, वो और जो नया आंसर बना हमने टी को ही दे दिया, यानी टी की अब नई वैल्यू बन जाएगी। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस है। अच्छा, खास तौर पे यहाँ पे कि हैंड ट्रेसिंग करनी चाहिए कोड की। एक में जो है मेन चीज ये लिखी हुई है, टर्म इज इक्वल टू 2 क्रॉस आई, और दूसरे में लिखा हुआ है टर्म इज इक्वल टू टर्म प्लस 2। तो यानी अगर हम यहाँ पे इसको टर्म का वर्ड यूज कर लें, टर्म इज इक्वल टू टर्म प्लस 2, टर्म से मुराद है जो अभी हम उस वेरिएबल यूज कर रहे हैं वैल्यूज के लिए, उसका नाम हमने टर्म रख दिया है। लेकिन आप जानते हैं कि इस टर्म का इस लफ्ज से कोई ताल्लुक नहीं है। जो कोड, जो मतलब कोट्स में लिखा होता है, ये तो एज इट इज, ये जो कोट्स में लिखा होता है तो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। अब चूंकि नीचे टेबल में हमने टर्म का वर्ड यूज किया है, लिहाजा हम यहाँ भी टर्म का वर्ड यूज कर लेते हैं। तो ये फार्मूला है जी। एज्यूम दैट n इज इक्वल टू 6। ऊपर हमने एग्जांपल में 7 लिया है, चले हम यहाँ 6 ले लेते हैं। तो n को 6 फर्ज किया, तो i की वेरिएशन है 1 से n+1 अगर लिखा हुआ है तो ये कहाँ तक वेरी करेगा, n तक वेरी करेगा, 1 to n, और ये भी 2 to n, प्रैक्टिकली इतना वेरी करेगा। इसे n+1 यहाँ पे नहीं कहना चाहिए, वो तो लूप के अंदर पाइथन की निशानी ये है कि अगर n कहना है तो n+1 लिखो, अदरवाइज हम मैथमेटिकल लिख रहे हैं तो हम i की वेरिएशन 1 से n ही बताएंगे, हम 2 से n ही बताएंगे। तो आई को 1 रखा तो टर्म ये बनी, I2 रखा तो ये बनी, I3 रखा तो ये बनी। जो ऊपर हम काम करके आ रहे हैं, जुबानी बोला था, तो लूप के अगर n6 है तो 6 पासेस होंगे, पास 1, पास 2, पास 3, पास 4, पास 5, पास 6। अच्छा, इसके मुकाबले में जब यहाँ पे n6 रखा हमने फर्स्ट टर्म, नहीं नहीं सॉरी, n को 6 रखा, फर्स्ट टर्म हमने सेट की टर्म इज इक्वल टू 2, इनिशियल कंडीशन। उसके बाद लूप चलेगी 2 से लेकर n तक। उससे क्या प्रोड्यूस होगा, लूप के पहले चक्कर में I2 है, दूसरे चक्कर में I3 है, और पांचवें चक्कर में I6 है। इस केस में बस ये 1 2 3 4 5 लूप के 5 पासेस होंगे। इसने 1 से 6 तक 6 पासेस करने हैं, और दूसरी लूप ने, दूसरे प्रोग्राम की लूप ने 2 से लेकर 6 यानी टोटल 5 पासेस करने हैं। तो छठा पास इसमें होगा ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, तो हमारा काम वैसे ही हो गया। हमने 6 तक जाना है तो 12 तक जाना था हमने। तो इसमें नोट करें कि जो फार्मूले का स्टाइल है वो अगर प्रीवियस में 2 ऐड करें, 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 नया आ जाएगा, प्रीवियस में 2 ऐड करें, नया आ जाएगा। तो ये वाला स्टाइल रेकनेस रिलेशन वाला कहलाता है। बेसिक आइडिया इसका यही है। अब यही काम सेम आप स्क्रीन रोक के देख सकते हैं कि 1 से लेकर 2n-1 तक किया गया है, और जब आपके पास ऑड नंबर्स का सीक्वेंस होता है तो उसके 1 से लेकर 2n-1 तक जाएंगे तो ये असल में nth टर्म होगी। दिस इज द nth टर्म, 2n-1। तो बिल्कुल ये सेम प्रोग्राम है, फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें ऑड नंबर बनाने हैं। तो ऑड नंबर अगर अगर हमें बनाने पड़ जाएं रेकनेस रिलेशन से तो बहुत ही आसान है। पहले टर्म को 1 रखा, उसके बाद फार्मूला सेम रहेगा कि 2 ऐड करते जाएं। तो पहले 1 है तो 2 ऐड किया तो 3 आ गया, 2 ऐड किया तो 5 आ गया, तो हमने रेकरेंस रिलेशन से कर लिया ऐसे। इसके बाद है सम जनरेट करना है। पहले हमने 2 से लेकर 2n तक वैल्यूज जनरेट की थी, अब ये है कि हमने सम जनरेट करना है। तो प्रैक्टिकली फार्मूलाज वही हैं, सिर्फ ये करना होगा कि जो भी टर्म प्रोड्यूस होगी जो भी टर्म प्रोड्यूस होगी हम उसे
जो भी टर्म प्रोड्यूस होगी हम उसे कर देंगे सम में ऐड करते जाएंगे साथ के साथ हम। इसमें खास बात क्या है, हम उसे साथ के साथ सम में ऐड कर देंगे। हम उसे साथ के साथ सम में ऐड करते जाएंगे, टर्म बनाते, जो भी टर्म बनेगी हम उसे साथ के साथ ऐड कर देंगे सम में। चलें, ये मुझे कुछ शौक हुआ कि मैं इसे साथ के साथ खूबसूरत कर दूं, तो मैंने इसे कर दी यहाँ पे। अच्छा जी, इसके बाद नोट करें कि हमने एक्चुअली करना क्या था, कि सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दें, और जैसे ही टर्म बना करेगी तो उसको प्रिंट करने से पहले, यहाँ पे ये गलती है, ये असल में लूप के अंदर होना चाहिए। ये प्लीज करेक्शन कर लीजिएगा। नहीं सॉरी, सम तो एक ही बार बाहर आएगा, ठीक है ये, लेकिन टर्म प्रिंट नहीं कर रहे हैं, इसमें सम सम बनाते चले जा रहे हैं, यानी टर्म बनी है वो सम में ऐड कर दें। पहली बार सम में जीरो होगा, जीरो में टर्म ऐड होगी, दूसरी बार में सम में एक टर्म ऑलरेडी एडेड है, उसमें टर्म ऐड करें, दो टर्म ऐड हो जाएंगी। लूप के तीसरे चक्कर में सम में तीसरी वैल्यू ऐड हो जाएगी। जिस तरह से वैल्यूज ऐड होते होते जो है वो आ, सम में वैल्यूज ऐड होते होते इसमें सम बनता चला जाएगा। जब लूप से बाहर आएंगे तो तब तमाम टर्म उसमें ऐड हो चुकी होंगी, तो सम नाम का वेरिएबल जो मैं रखा था उसकी वैल्यू प्रिंट करवा दें। दूसरे में भी सिंपल यही है कि उसमें टर्म जीरो थी शुरू में, उसको मैं टर्म जीरो कर लिया आसानी के लिए। मतलब दो तीन तरीके हो सकते हैं, हमने टर्म को जीरो रख लिया, उसमें आसानी हो जाएगी कि जो लूप चलाएंगे वो अब हम वन से लेकर एन तक चलाएंगे रेफरेंस रिलेशन के लिए। हम ये कर सकते थे कि यहाँ पे टर्म को टू कर दें और सम को भी टू रख लें, और लूप चला दे टू से लेकर एन तक पहले की तरह। लेकिन हमने ये किया कि हमें तो पता ही है पिछली टर्म जो है वो हम अगर हम लाना चाहें और डमी लेकर आनी है, तो हमने हमने दो चार छः आठ दस के बजाय जीरो से शुरू कर लिया, और उसको सम में ऐड ना करें एक ही बराबर है। तो हमने टर्म को जीरो से शुरू कर लिया, और अब की बार लूप के अंदर आकर टर्म इज इक्वल टू टर्म प्लस टू किया, तो पहली बारी में जीरो था, टू ऐड हुआ, तो हमारे पास पहली टर्म बन गई टू। यानी वो इनिशियल कंडीशन हमने अंदर बना ली है। हमें पता था कि पिछला जीरो रखना है, तो वो जो हमने जीरो पहले रख लिया और अंदर हमने टर्म टर्म बना ली, वहां भी ये काम कर सकते थे टर्म बनाने के लिए, बिल्कुल सेम स्टाइल में, और लूप वन से एन तक ही चलती। लेकिन हमने वहां टू से एन तक चला दी और वो पहली टर्म बाहर बना ली, बाकी अंदर बना ली। 10 बनानी थी अगर, तो एक बाहर बना ली, 10 अंदर बना ली। इसमें ही हमने ये किया कि ट्रिक खेल के कि एक इजाफी टर्म ले ली, पिछली जो है पहली टर्म से पी भी पिछले वाली, उसे बाहर रख लिया, और जो लूप हमें जो बराबर पहली टर्म चाहिए वो लूप के अंदर लेकर आ गए हैं। तो ये मात्र इतनी ट्रिक्स तो हम कर सकते हैं इसमें। उसके बाद खैर जो भी टर्म बनेगी, जैसे ही बनेगी, वो ऊपर वाले फार्मूले से बने, लाइन नंबर 5 वाले से, या यहाँ पर लाइन नंबर 6 वाले फार्मूले से बने, वो बस हमने एक ही स्टाइल में सम में ऐड कर देनी है। सम को पहले जीरो रखा हुआ है, लूप के अंदर आके सम इज इक्वल टू सम प्लस समथिंग करते हैं, तो ये स्टाइल है, कोई भी चीज है वो जो समथिंग बन रही है वो सम में ऐड करने का, तो ऐड होती चली जाएगी लूप के हर चक्कर में। लूप से बाहर आएंगे तो सम की वैल्यू बन चुकी है, प्रिंट करवा दें। तो ये देख सकते हैं दोनों प्रोग्राम में अगर एन को 6 रखें तो सम 42 आता है। ये ट्रेसिंग की गई है, हैंड ट्रेसिंग इसकी, कि पहले एन को हमने 5 रख लिया है, अगर से यहाँ हमें 6 रख लेना चाहिए था, क्योंकि ऊपर हमने 6 रखा तो कोई बात नहीं 5 रख लें। तो इसका मतलब है कि जो 5 टर्म्स का सम आएगा, तो सम इज इक्वल टू 0, आई 2 3 4 5 टर्म बनती चली जाएगी, 2 4 6 8 10, और सम इज इक्वल टू सम प्लस टर्म। पहली बार में सम में जीरो है, जीरो में टू ऐड हो गया, टू में नई टर्म 4 ऐड होगी तो 6 आ गया, 6 में नई टर्म ऐड होगी वो 6 है तो 12 आ गया, 12 में नई टर्म 8 ऐड हो गई तो 20 आ गया, 20 में नई टर्म ऐड हो गई तो 10, जो नई टर्म 10 है तो 30 आ गया। एक और अगर टर्म करते हम, चैन को 6 रखा होता तो टर्म बनती 12, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस 12, तो सम जो है पहले 30 है तो 12 ऐड होकर 42, 42 आ जाता। ठीक है जी।
तो ये मतलब सीक्वेंसेस और सम्स में फ़र्क सिर्फ़ इतना सा है कि सीक्वेंस में टर्म्स जनरेट करनी है और सम्स में टर्म जनरेट करने के बाद उनको किसी एक कॉमन वेरिएबल में ऐड भी करते चले जाना है। ये कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मौजूद हैं। जी, तो उसके बाद ये एक और सीक्वेंस है। इसमें देखें कि उससे फ़र्क सिर्फ़ इतना सा है कि जो वैल्यू बननी है, उसके लिए पहले हमें पावर बनानी है, वो पावर पहले बनाना सीख चुके हैं। एक्स रेज़ टू पावर उतना कर लिया करेंगे। और जबकि अगर वो वाला स्टाइल है रेकरेंस वाला, ये असल में कौन सा स्टाइल है पहचाने तो ये रेकरेंस स्टाइल है कि वैल्यू में नई वैल कैसे बनेगी, नई वैल्यू पुरानी वैल्यू लें और उसे एक्स और एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, पावर डबल हो जाएगी, पावर में 2 का इजाफा हो जाएगा। अगर हम एक्स 4 ले रहे थे तो एक्स 4 में एक्स और एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स 6 आ जाएगा। एक्स 6 ले रहे हैं तो एक्स और एक्स मल्टीप्लाई करें, एक्स 8 आ जाएगा। तो ये रेकरेंस रिलेशन वाला स्टाइल यूज किया है। यहाँ ऑड के लिए भी कर सकते हैं। जो भी वैल्यूज बन रही हैं, उनको हम ऐड अप भी कर सकते हैं। तो हमें ध्यान करना है कि पहली वैल्यू कौन-सी है। उधर पहली वैल्यू सम के लिए x2 थी, अब उसमें एक और टर्म यानी पिछली x0 भी ऐड हो चुकी है। x0 जो है 1 होता है, तो 1 आ चुका है। तो सम को 0 से नहीं 1 से शुरू कर लें या यूँ कह लें पहले सम को 0 रख लें, फिर यहीं लूप से पहले उसमें 1 का इज़ाफ़ा भी चाहें तो कर सकते हैं। चाहे तो सारी टर्म अंदर बना लें। 1 से लेकर n तक चले जाएँ या 2 से लेकर n तक हमें पता हो हम क्या करने जा रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं चीज़ों को। और यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक ये बन रही है एक्चुअली कि इसमें हमने ये टर्म नंबर n नहीं है, ये टर्म नंबर n+1 है क्योंकि ये पहली टर्म, ये दूसरी, ये तीसरी तो हम कहते आ रहे थे, लेकिन अब एक और टर्म भी ऐड हो चुकी है, तो ये n+1 टर्म्स हैं। तो इसके सही आंसर के लिए 2 से लेकर n तक मूव नहीं करना हमने बल्कि यहाँ पे n = 2 आना चाहिए। हमने एक इज़ाफ़ी n+1 तक जाना है। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि या इसको अगर n रखते हैं इस केस में n तो यहाँ पर ये 1 से स्टार्ट होगा। एक टर्म इज़ाफ़ी आएगी। इसको आपने अपने पास हैंड ट्रेसिंग करके चेक कर लेना है। पहले एक छोटा-सा क्वेश्चन बनाएँ, यूँ कर लेंगे 4 टर्म्स ले लें ये बस ये, 4 टर्म्स। ठीक है जी? x की वैल्यू कोई भी फ़र्ज़ कर लें, जहाँ पे क्या फ़र्ज़ की हुई है x = 6 फ़र्ज़ किया गया है, ठीक है? x की वैल्यू 6 फ़र्ज़ करके और टर्म्स आप ले लें 4, ये सिर्फ़ 4 ले लें और उसके बाद हाथ से करें इसे, यहाँ 6 पुट करें, 6 पुट करें, 6 पुट करें, तो इन 4 वैल्यूज़ में 4 टर्म्स में 6 की वैल्यू पुट करें, आंसर अपने हाथ से कैलकुलेटर से निकाल लें। उसके बाद ये प्रोग्राम रन करें, किस तरह से? x की वैल्यू आप 6 एंटर कर दें और n की वैल्यू 4 एंटर कर दें और मैच करें कि आंसर ठीक आता है, तो मेरा ख़्याल है कि आपका आंसर इसके ज़रिए से 1 से लेकर n तक के लिए ठीक आना चाहिए। ये आप कर सकते हैं, हिसाब लगा सकते हैं। इसके बाद है अल्टरनेटिंग सीक्वेंस वाले फ़ॉर्मूलाज़। उसमें सिर्फ़ इतनी सी बात है कि हमें डायरेक्ट फ़ॉर्मूला करना है तो ये स्टाइल है कि -1 रेज़ टू पावर कभी i करेंगे, कभी i+1 करेंगे, डिपेंडिंग हम अपॉन के हमें जो पहली टर्म चाहिए उसका साइन क्या होना चाहिए। तो ये साइन बनाने का फैक्टर है। -1 रेज़ टू पावर i+1 अगर पहला पॉज़िटिव चाहिए, i1 के लिए अगर पॉज़िटिव चाहिए तो -1 की पावर i+1 कर दें। क्यों? कि उस केस में क्या होगा कि i 1 होगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा, इवन पावर आ जाएगी, -1 की पावर इवन लेंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा। अगर हमने पहला नेगेटिव लाना हो तो हम खाली i कर देंगे, उससे क्या होगा i 1 पुट हुआ -1 की पावर 1 तो ये -1 ही आ जाएगा। तो डिपेंड करता है कि हमारे अल्टरनेटिंग सीक्वेंस में पहला कौन-सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पहला अगर पॉजिटिव चाहिए तो i+1 से हमें पॉजिटिव मिलेगा, -1 की पावर i+1 से और पहला अगर नेगेटिव लाना है तो -1 की पावर i रखनी पड़ेगी। अच्छा और रेकरेंस रिलेशन में ये आसान है कि पहला जो लेकर आना है वो फैक्टर वो उसी वही रख दें, -1 लाना तो -1 रख दें, माइनस का साइन लाना है तो माइनस रख दें, प्लस का साइन पहला चाहिए तो प्लस रख दें और उसके बाद आके जो भी प्रीवियस साइन है उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें, वो साइन उलट जाएगा, ठीक है? और इस तरह से ये 10 इसलिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 लिखा हुआ था, तो इसलिए हमने ये 10 यहाँ मेंशन कर दिया। अदरवाइज़ तो हम यूज़र से पूछा करते हैं आम तौर पे, यहाँ हम पूछ नहीं रहे बल्कि
हमने 10 फिक्स कर दिया। इसके 2 प्रोग्राम कैसे बनेंगे? एक ये पावर वाला बनेगा, ये पावर फंक्शन पता नहीं कैसे यूज़ किया हुआ है, तो सी प्लस प्लस वाला स्टाइल लग रहा है मुझे। तो इसको तो हम सिंपल ये कर सकते हैं कि पाइथन में -1 स्टार स्टार i+1, इसको तो हम खाली अगर ऐसे भी कर दें, तो ये आपका आंसर पाइथन में बन जाएगा। वो तो स्टाइल है सी प्लस प्लस वाला। जी, इस तरह से ये आपका फ़ॉर्मूला बन गया इसमें सिंपल। इसके मुकाबले में जब अगर हम रेकरेंस रिलेशन बनाते हैं, तो T1 को रखा और उसके बाद T1 रख दिया पहली टर्म, प्रिंट चाहे तो प्रिंट करवा दें। उसके बाद I की वेरिएशन 1 से 10, 10 का मतलब क्या है 9 तक मूव करेगी। I 1 से 9 तक मूव करेगा, तो 9 टर्म्स लूप के अंदर बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? जो भी पिछली टर्म है उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें, उसका साइन उलट जाएगा, उसका साइन उलट जाएगा। तो इस तरह से ये टर्म इज इक्वल टू ये आ जाएगी। ये बैकस्लैश बी से ये होगा कि वो कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव नहीं करेगा, बल्कि उसी लाइन में एक ब्लैंक स्पेस आ जाएगी ऐसा करने से, बैकस्लैश बी से। यानी बैकस्लैश एन नहीं आ रहा, हम जो उसमें टर्मिनेटर है, सेपरेटर जो तो नहीं, सॉरी, उसको हम टर्मिनेटर जो हम यूज कर रहे हैं, चैप्टर 2 में हमने स्टडी किया था, उसके मुताबिक ये आ जाएगा। और वो हम वैसे यहाँ पे जो है टर्मिनेटर टर्म के बाद यहाँ पे लगाएँ तो ज़्यादा मुनासिब है। टर्म इज़ इक्वल टू यहाँ पे वर्ड आएगा वो वाला। आई थिंक वो टर्मिनेटर है या एलिमिनेटर है, ऐसे कुछ वर्ड है, वो आप चैप्टर 2 ओपन करके वहाँ से देखें। तो ये वहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा, ये तो सी प्लस प्लस स्टाइल थोड़ा-सा बन के यहाँ पे लगता है। तो ये नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हमें वो चीज़ करनी है। तो इसकी प्रैक्टिस करें। अब ये मज़ीद थोड़े से क्वेश्चंस हैं और ऐसा कोई ख़ास बात नहीं है। इसके पार्ट 2 में हम फैक्टोरियल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब इस काम शुरू हो गया है मल्टीप्लिकेशन का। पहले अब तक जितना भी काम हो रहा था, वो बेसिकली था ज़्यादातर जो सीक्वेंस था, वो ख़ैर इसमें भी मल्टीप्लिकेशन ही है, लेकिन ज़्यादा हमने एडिशन वाले किए हैं शुरू में, ऑड या इवन के लिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इस पे कि फैक्टोरियल्स कैसे जनरेट करने हैं, उसका एक जनरल सेंस लेंगे और उसके बाद उसको आगे हम निस्बतन बड़े फार्मूलाज में यूज़ करेंगे। तो इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन प्रोग्राम्स की। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।